नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। हमारे संवाददाता ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा से खास बातचीत की, जो अपनी स्पष्ट सोच और सक्रिय कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, विकास और भरोसे को मजबूत करने की दिशा में उनका लगातार प्रयास रहा है। आइए जानते हैं उनके जीवन, संघर्ष और विजन के बारे में इस खास बातचीत में। हॉर्नबिल टीवी के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अमरजीत सिंह छाबड़ा जी मौजूद हैं। ये एक ऐसा विभाग है जो विभिन्न धर्मों के सुरक्षा, उनके हितों को लेकर काम करता है। बहुत से ऐसे काम हैं जो अपेक्षित की जाती है शासन प्रशासन से, जो हो नहीं पाती। इसके लिए आयोग बना हुआ है और उसमें अमरजीत जी अध्यक्ष हैं। आइए हम जानते हैं कि इस आयोग का मूल उद्देश्य क्या है और किस तरह से इससे समाज को लाभ मिलता है। अमरजीत जी, हॉर्नबिल टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये अल्पसंख्यक आयोग है क्या चीज़ और इससे किस तरह से समाज को लाभ होता है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, समाज से जुड़े सभी सम्मानित जनों को मैं नमस्कार करता हूं। और चूंकि राज्य अल्पसंख्यक आयोग एक ऐसा आयोग है, इस आयोग में मूल रूप से 5 धर्मों का समावेश है। इसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। और उनके हितों के संरक्षण के लिए ये आयोग काम करता है। और इस आयोग में मुझे लगभग साल भर पूर्व मेरी इसमें मनोनीत किया गया था और उसके बाद लगातार हम लोग इस पर काम करते आ रहे हैं। समय समय पर जो विषय हमारे संज्ञान में आते हैं उन विषयों को लेकर हम लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा जो विषय हमें भी कुछ लगता है कि चूंकि आयोग सिर्फ सुनवाई का आयोग ना बनकर रह जाए, आयोग में ऐसा भी होना चाहिए कि उस समाज के विषय को लेकर एक संदेश देने का भी हम काम करें। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग दिशा में लगातार कार्य कर रहा है और इन 1 वर्षों में हमने बहुत सारे जो कुछ नए कार्य हैं उनको भी इसमें जोड़ा है। किस तरह के काम इसमें समावेश होते हैं, क्या किए जाते हैं? देखिए, एक तो आयोग है, आयोग होता है कॉन्स्टिट्यूशनरी हाफ इसमें जो जुडिशरी का काम होता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे संबंधित विषय आते हैं। संबंधित जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसका पीएफ का मसला होता है या और कुछ मसले होते हैं, या किसी विभाग में कार्य करते प्रताड़ना का विषय होता है या और भी किसी अन्य तरह के विषय होते हैं, तो वो उनके लिए एक माध्यम होता है आयोग। आयोग में जाकर वो उसकी शिकायत को देते हैं और आयोग उस पर संज्ञान लेता है और उसके बाद कार्रवाई करता है। इसी तरह से और भी कुछ विषय आते हैं, जैसे कि समय समय पर धार्मिक रूप से किसी सामाजिक जो विषय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है कि उनको अपने हितों के लिए या धार्मिक संस्थान के उत्थान के लिए कुछ आवश्यकता की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास उस विषय पर भी आते हैं। फिर हम संबंधित विभाग को उस विषय पर लेटर लिखते हैं ताकि उस पर उनको समय समय पर जो लाभ मिलना हो वो लाभ मिल सके। जब से अभी आप पदभार में हैं, किस तरह की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं आपके सामने? देखिए, छत्तीसगढ़ मूल रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रदेश है, शांत प्रदेश है। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया है माननीय विष्णुदेव साय जी, उनके नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास, इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने देखा है कि अभी लगातार इन 2.25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में एक अमन, चैन और शांति का माहौल है। और छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई है, छत्तीसगढ़ में लगातार चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे विष्णुदेव साय जी की सरकार रही है, सबको साथ लेकर काम करने का एक जो संकल्प है वो पूरा हुआ है। और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जो हमारे हैं, और हमारे विभाग की विभागीय मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल जी, तो हम लोग लगातार एक समन्वय के साथ हमारी पूरी जो अल्पसंख्यक आयोग है काम कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे नए आयाम हैं जिसको गढ़ने का भी मुझे अवसर मिला है। तो हम लोग लगातार सारे नए चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और एक विषय और है हमारे साथ कि अल्प में जो अल्प है, होता क्या है कि एक आबादी होती है जिसकी थोड़ी सी संख्या ज़्यादा, और एक आबादी जो 1 या 1.5% तक सीमित है, तो हम उन तक भी पहुंचने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी वर्तमान में जिस तरह से 1.5% आबादी जैन समाज की है, तो इनके बीच में भी हमको जाने का अवसर मिला। अभी महावीर जयंती में हमने 3 दिन का एक शिविर लगवाया था जिसमें अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र स्पॉट पर ही हमने बनाकर उनको दिए थे। इसके साथ साथ शासन के जितने और भी जुड़ा हुआ, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का आयुष्मान कार्ड का विषय है और भी जितने विषय,
उनको भी वहाँ पर एक मंच पर हमने स्थान दिया था। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग उन विषयों को लेकर भी चल रहा है जिनके साथ जो एक छोटा वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं दूर रहता है। उनको लगता है कि जैसे जैन समाज में एक भ्रांति थी कि हम शायद बड़ा वर्ग है, हमको देने वाले, हम लेने वाले नहीं है। लेकिन हमने उनको बताया कि शासन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए है। तो एक अच्छा समन्वय बनाकर पांचों वर्गों में एक अच्छा संतुलन बनाकर हम कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी बांटे, ये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र क्या काम आता है, किस तरह का लाभ देता है? इसमें दो तीन विषय है। पहला तो यह है कि जो बच्चे अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उनको माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट का लाभ मिलता है। जब वो बच्चे उन सर्टिफिकेट को दिखाते हैं तो वहाँ पर एडमिशन के दौरान उनको छूट मिलती है कुछ परसेंटेज की, तो उससे उनको लाभ मिलता है और उनका आसानी से वहाँ प्रवेश हो जाता है। तो हमने एक अवेयरनेस का काम किया है कि कम से कम जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के सर्टिफिकेट जरूर बने। उसके साथ साथ समय समय पर छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे स्किल्ड को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्किल्ड होने के बाद कोई व्यक्ति अगर अपना खुद का रोजगार करना चाहे तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से, माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको शासन की तरफ से ऋण की भी सुविधा है। उसका उपयोग करते हुए वो अपने छोटे व्यवसाय चालू कर सकते हैं, स्टार्टअप चालू कर सकते हैं और अपने भविष्य को भी बना सकते हैं। इन धर्म के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या इनके लिए स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल की व्यवस्था? अब जैसे मैंने कहा, हॉस्टल एक 50 सीटर का बॉयज़ का बनकर तैयार है हमारा। हम आने वाले समय में गर्ल्स हॉस्टल की ओर भी एक हमने बातचीत रखी है, और मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में गर्ल्स हॉस्टल भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी होने की वजह से और सारे जगह से कनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया है। तो हम गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में सीटों की संख्या आने वाले समय में बढ़ाएंगे, और जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको यहाँ पर हॉस्टल में रहने की व्यवस्था मिलेगी। उसके साथ अभी हमने सेकंड स्टेप में हमने काम किया, हमारा काम लगभग स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनके लिए हम एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर चालू करने वाले हैं, जिसकी प्रारंभिक तैयारी हमने की है अभी, और हम आने वाले 2-3 महीनों में उसको चालू भी कर लेंगे, जिसमें जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं के बुक्स है उसको हम एक जगह पर उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ साथ ई लाइब्रेरी भी हम चालू करेंगे, ताकि बच्चे यहाँ पर बैठे तो उनको आवश्यकता ना पड़े कि कहीं और भटकने की, और यहाँ बैठकर बहुत अच्छे माहौल में अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं और इस अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने धर्म का नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये जो हॉस्टल की प्रक्रिया है, जो हॉस्टल की सुविधा है, क्या राजधानी के अलावा किसी जिलों में भी जाएगी? अभी फिलहाल तो हम राजधानी में कर रहे हैं। उसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि ज़्यादातर बच्चे यहीं पढ़ने आते हैं। आप देखेंगे एजुकेशनल हब में 2 ही 3 सेंटर है, एक छत्तीसगढ़ में रायपुर है, भिलाई है, और थोड़ा बहुत अगर होगा तो बिलासपुर का विषय आता है। तो हमने प्रारंभिक तैयारी भी रायपुर की ही की है। रायपुर के बाद यदि ऐसी आवश्यकता हमको लगी कि अन्य जिलों में भी इसको हम कर सकते हैं तो निश्चित उस पर भी करेंगे। जिस तरह से भी पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का, जो विवाद हो रहे हैं, इस तरह की कोई छत्तीसगढ़ में घटनाएं या विवाद या शिकायतें? नहीं, छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ सब मिलकर जुलकर रहते हैं, और मुझे लगता है कि एक भाव हमारे मन में ज़रूर होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। क्योंकि देश है तो धर्म है, और धर्म है तो हम हैं। तो पहला भाव तो नेशन फर्स्ट का होना चाहिए। तो हम अल्पसंख्यक समुदाय में इसी विषय को लेकर जा रहे हैं कि देश प्रथम का भाव होना चाहिए। तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारा सम्मान है, भारत माता की जयकार होनी चाहिए, और जब हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये ऐसी स्थिति और भी कहीं उत्पन्न नहीं होगी। साधु संत जो चातुर्मास के लिए रवाना होते हैं, उनके लिए किस तरह की क्या योजना है या क्या सहायता, सुरक्षा दी जाती है? देखिए, विगत कुछ माह में, कुछ समय में हमने बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाओं को देखा है। ये दुखद विषय है, और खासकर होता क्या है कि जब साधु संत मंगल विहार करते हैं या मंगल प्रवास करते हैं तो सुबह का समय रहता है, सुबह 4-5 बजे ये निकलते हैं। उस दौरान अक्सर हाईवे पे और दूसरे स्थानों पर दुर्घटनाओं को देखने को मिला है, और राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। हमने पूर्व में भी एक पत्र जारी करवाया था हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव जी के माध्यम से, और सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को जारी हुआ था। उसको थोड़ा और संशोधित करते हुए हम पूरे वर्ष भर जब भी साधु संत मंगल विहार करें, मंगल प्रवास करें, तो उस पत्र के माध्यम से जिस जिले के एसपी के माध्यम से वहाँ संबंधित थाने को दिखाएंगे तो उनको पर्याप्त सुविधा मिले, सुरक्षा मिले, और धार्मिक माहौल में, एक धार्मिक वातावरण में वो मंगल प्रवास करें। ये हमारा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का संकल्प है। बीते दिनों आपने कुछ वीर बाल दिवस का भी कुछ आयोजन किया था, किस तरह का था? उससे आगे और क्या करने, उससे बढ़ के क्या करना?
देखिए, एक ऐसा इतिहास जिस इतिहास को लोगों के बीच में ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये इतिहास सिर्फ सिख धर्म से संबंधित नहीं है। ये इतिहास कहीं न कहीं उस दौर को याद दिलाता है जब कहीं न कहीं इस देश में संकट के बादल थे। तब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा इन चारों की जो शहादत हुई थी, उन शहादत को स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। और हमने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में जानकारी भी दी थी और पत्र भी लिखा था। तो एक तो पहला यह है कि इतिहास की किताब में साहिबजादों का जो इतिहास है वो संकलित किया गया। तीसरी कक्षा की जो बच्चे हैं एनसीईआरटी की किताबों में सम्मिलित किया गया। अब वो बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे। दूसरा, एक बड़े स्वरूप में हमने वीर बाल रैली निकाली थी जिसमें लगभग 8,000 स्कूली बच्चे थे। 20 दिसंबर को वीर बाल रैली निकली थी और रायपुर के प्रमुख मार्गों से गुजरी थी। उसमें हमने एक भाव पैदा किया था कि जो जिनकी उम्र 9 और 7 साल की थी और वो धर्म के प्रति इतने अडिग थे, अपना धर्म उन्होंने परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया था और उस समय के नवाब के इशारे पर उनको न्यू पर चिन्ह दिया गया था। तो बच्चों में उस वीरता को भाव को लाने के लिए हमने वीर बाल रैली का आयोजन किया था और बहुत शानदार रैली रही, ऐतिहासिक रैली रही। और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में यदि देखा जाए तो रायपुर ही एक ऐसा था जहाँ इतने विशाल स्वरूप में एक बड़ी वीर बाल रैली निकली थी। पांचों धर्म में अलग अलग कार्यों को लेकर जाना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेशन फर्स्ट, देश प्रथम का भाव हो, तो हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर भी बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। और इसके साथ ही 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ऐसे ये राष्ट्रीय त्यौहार है। हम अपने धार्मिक त्योहारों को तो मनाते हैं लेकिन राष्ट्रीय त्योहारों को हम शासकीय स्तर पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम बड़े स्तर पर इसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट तिरंगा यात्रा, इस भाव को लेकर हम एक 15 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम को करने वाले हैं जिसमें हजारों हजार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सम्मिलित होंगे, आम नागरिक सम्मिलित होंगे और एक संदेश देंगे कि राष्ट्रीय पर्व को हम अपना पर्व माने। ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये हमारा एक सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इसमें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी को सम्मिलित होना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है कि आयोग में एक सदस्य और होने के बाद बोर्ड बनता है। तो चूँकि अभी सिर्फ सिंगल अध्यक्ष होने की वजह से हमारे बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, तो समय समय पर जो विषय हमारे संज्ञान में आते हैं तो हम जिला प्रशासन को आगे उस पर जो न्यायोचित कार्रवाई उसके लिए अभी रेफर कर देते हैं। आने वाले समय में बोर्ड बनेगा तो निश्चित ही न्यायालयी प्रक्रिया भी हम आरम्भ करेंगे। कोई एक मेंबर भी बनने के बाद बोर्ड बन सकता है। वैसे 4 सदस्य इसमें बनने हैं, एक मुस्लिम समुदाय से बनेंगे, एक जैन समुदाय से बनेंगे और चूँकि सिख समुदाय का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी नियुक्ति हो चुकी है। उसके अलावा बौद्ध और क्रिश्चियन समाज, ऐसे 4 समाज के सदस्य इसमें और बनने वाले हैं। जिलों की अल्पसंख्यक कल्याण समिति बनती है और ये समिति कलेक्टर के अधीन समय समय पर 6-6 महीने में समीक्षा करती है कि उस जिले में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनके हितों के लिए कितने काम हुए। तो इसके गठन की प्रक्रिया लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है। कुछ ही दिनों में हम इसकी घोषणा करने वाले हैं। सभी जिलों में 15 सदस्यीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन हो जाएगा जिसमें हर समाज से एक महिला को भी प्रतिनिधि के रूप में रखा जा रहा है। तो ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फिर जिलों में इसकी समीक्षा बैठ के आरंभ होगी। देखिए, पहले तो जैसे मैंने कहा नेशन फर्स्ट का भाव रहे और दूसरा, मेरी जब से नियुक्ति हुई है मैं लगभग 11:30 बजे ऑफिस आ जाता हूँ यदि बाहर मेरा दौरा ना रहे तो, और ये ऑफिस 6 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहता है। आप जब भी आएँ, जिस समय भी आए, आपके साथ हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी समस्या होगी उसके निराकरण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णु दोसाई जी जो सबका साथ सबका विकास और सबके समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही विश्वास रखिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग में जो भी विषय संज्ञान में आता है हम उसको पूरा करेंगे। और इसके अलावा समय समय पर जिलों के दौरे भी होते हैं, तो हम जिले के दौरे पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विशेष रूप से बुलाते हैं, उनके साथ बैठकर चर्चा करते हैं और जो विषय संज्ञान में आता है उसको काम करते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग विभिन्न धर्मों के लोगों से किस तरह की अपेक्षा करता है ताकि देश में कटुता ना हो, प्रेम सौहार्द बने? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश में आपने चूँकि प्रश्न किया, मैं देना चाहूँगा। एक धर्म स्वातंत्र विधेयक अभी आया है और वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जिलों में कई बार अलग अलग क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक मजबूत
विधेयक आने के बाद मुझे लगता है कि अब स्थिति बेहतर रहेगी और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और इस धर्म स्वतंत्र विधेयक के माध्यम से जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभाव दिखता था, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर मतभेद दिखता था, उस पर भी रोक लगेगी। तो इस धर्म स्वतंत्र विधेयक के साथ ही सभी समुदाय से एक अपील ये भी करना चाहूँगा कि देश प्रथम का भाव लेकर चले। हम अपने समुदाय को कितने अच्छे से कार्यों की ओर ले जा सकते हैं और उसके माध्यम से सिर्फ धार्मिक त्यौहार ही नहीं, राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के हित के लिए समन्वय को लेकर किस तरह से काम करते हैं, ये भाव जरूर हमारे मन में होना चाहिए। और ये भाव जिस दिन हमारे मन में रहेगा, निश्चित ही हम अपने धर्म के साथ साथ अपने प्रदेश का भी भला कर पाएंगे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम मिलजुल कर काम करें और हमारा पहला भाव देश प्रथम का होना चाहिए। उसके साथ हम काम करेंगे तो कहीं कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के ये थे अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, जिनका बहुत सीधा और स्पष्ट कहना है कि अगर देश के प्रति आपके मन में मान सम्मान होगा तो देश प्रदेश में कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न धर्मों के बच्चों को रोजगार और उनके लिए तमाम आवश्यक सुविधाएं, शिक्षा को लेकर काफ़ी काम किए जा रहे हैं और इनका बहुत साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बन रही हैं जिससे किसी भी तरह की परेशानी खड़ी हो। कैमरामैन डी बैरागी के साथ इरशाद अली, हॉर्नबिल टीवी, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में अरपा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक बार फिर जन जागरण की बड़ी पहल शुरू हुई है। बिलासा कला मंच द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अरपा बचाओ अभियान यात्रा आज सुबह शहर से रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यह यात्रा सुबह राघवेंद्र राव सभा भवन से शुरू हुई। यात्रा का उद्देश्य अरपा नदी के उद्गम स्थल अमरपुर पेंड्रा से लेकर शिवनाथ नदी के संगम तक के क्षेत्रों में लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। बिलासा कला मंच पिछले 20 वर्षों से लगातार नदी और जल स्रोतों को बचाने के लिए अभियान चलाता आ रहा है। यात्रा के पहले दिन दल मंगला, घुटकू, भैंसाचार जलाशय और चापी जलाशय होते हुए अमरपुर पेंड्रा पहुंचेगा, जहां यात्रा का पहला चरण पूरा होगा। वहीं दूसरे दिन 12 अप्रैल को यह यात्रा पेंड्रा से खोडरी, खोमसरा, कुंचरा और बेलगहना होते हुए रतनपुर पहुंचेगी। यहां स्थानीय लोगों के साथ तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर चर्चा और सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। इसके बाद यात्रा सेंद्री और कोनी होते हुए शाम तक बिलासपुर लौटकर संपन्न होगी। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण, नदियों की सफाई और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जा रहा है। बिलासा कला मंच द्वारा आज से 20 वर्ष पूर्व अरपा की दुर्दशा को देखते हुए यह निर्णय लिया कि उद्गम से संगम तक की एक जन जागरण यात्रा निकाली जाए। जनता के साथ साथ यहाँ के तमाम अधिकारी, राजनेताओं, पार्टी को अवगत कराते हुए उन्हें सूचित करें और उनको इस अभियान से जोड़े और उनको बताए कि अरपा अगर है तो हम सब हैं और अरपा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने हर वर्ष इस गर्मी के माह में अरपा बचाओ अभियान यात्रा शुरू करते हैं। यह अभियान हमारा नदी के किनारे के जितने गांव हैं, कस्बे हैं, वहां हम गुजरते हैं। वहां के लोगों से हम उनकी जन समस्या को सुनते हैं, वहां की बातों को करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और उस निचोड़ को फिर हम जाके शासन को अवगत कराते हैं कि हाँ यह समस्या है। और जो समस्या हमें पूर्ण रूप से दिखाई दी कि अरपा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो विलुप्त है। जितने भी सहायक 40 नदी नाले हैं, छोटे हैं, वो सब विलुप्त के कगार पर है, सब कब्जा हो चुके हैं या खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन के साथ साथ जो सिंचाई विभाग है, इनका भी दोष है। सिंचाई विभाग इतना भारी भरकम सिंचाई विभाग बना हुआ है, लेकिन काम कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है इन 20 वर्षों में। थोड़ा बहुत शहर में अगर कंक्रीटकरण दिख रहा है, लेकिन वो कंक्रीटकरण भी मतलब की है। खुदाई इतना हो चुका है कि पठार नदी बन चुका है। नदी में शहर कितने गंदे नाली पानी डाला जा रहा है कि जलकुंभी वहां निकल आया। आप नदी में घुसो तो पूरे बदबू आ रहा है, शुद्ध पानी है नहीं। इतना ज्यादा शनिवार के दिन, रविवार के दिन यहाँ बाजार अब नदी किनारे आप भर रहे हैं, उसके पूरे प्लास्टिक, उसकी कचरा पूरा नदी में डाला जा रहा है। जहर जैसी स्थिति हो गई, एकदम काला हो गया है। और इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल न तो नगर निगम का ध्यान है, जिला प्रशासन ध्यान है, ना तो सिंचाई विभाग का ध्यान है। और इन सब जागरण अभियान को हमने शुरू करने का उद्देश्य ही है कि नदी पुनर्जीवित हो और फिर से अरपा नदी में पानी आए। बस ये हमारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में टोनही प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला को टोनही बताकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के ढंढन गांव का है। पीड़िता ने 5 अप्रैल को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाले देवेंद्र बघेल
गिर पड़े थे। आवाज सुनकर जब वह बाहर निकली तो आरोपी की मां सुमित्रा बाई बघेल ने उसे गालियां दी और मारपीट की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी पीड़िता को टोनही बताकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया। इसके बाद विवेचना में टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 की धारा 4 और 5 भी जोड़ी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर तखतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेंद्र बघेल और सुमित्रा बाई बघेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम ढंढन में एक कदमबाई का जो बेटा है वो पामगढ़ गया हुआ था। उसके घर के सामने किसी के एक्सीडेंट होने की आवाज आकर वो घर से जब बाहर निकली, देखी कि पड़ोस का एक देवेंद्र बघेल जो है वहाँ पर गिरा हुआ है। उसको उसके पास जाने पर देवेंद्र बघेल के द्वारा और उसकी माँ के अमृताबाई के द्वारा कि तुम्हारे कारण ही मेरे साथ ऐसे घटना हुआ है, तुम जादू टोना किए गए हो करके उसके साथ मारपीट की गई थी की सूचना पर तखतपुर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें विवेचना पर से यह पाया गया कि पूर्व में भी इनके द्वारा प्रार्थिया को टोनी कहकर प्रताड़ित किया गया है, जिसमें अपराध में टोनी प्रताड़ना अधिनियम के तहत धारा जोड़कर उनको रिमांड में लिया गया है। राजधानी रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर भाजपा ने न्यूज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े सहित कई महिला नेता मौजूद रहीं। सरोज पांडे ने कहा कि यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया। वहीं मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बताया कि इस कानून से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए भाजपा प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाएगी और 15 अप्रैल को रायपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है और प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। अभी तक इस विषय पर केवल राजनीति होती रही, आरक्षण होगा, आरक्षण मिलेगा, लेकिन लोकसभा विधानसभा में आरक्षण कभी भी लागू नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी ने मजबूत जिजीविषा के साथ में नारीत्व का सम्मान किया, मातृत्व का सम्मान किया। हम उनको बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो हमारे कार्यकाल में लागू हुआ और निस्संदेह इससे हमारी महिलाएं हैं सशक्त बनेंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी सरकार का आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे क्रांतिकारी कदम उठाया है। देखिए, महतारी वंदन अधिनियम के तहत इस देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए पूर्व में भी प्रस्ताव पारित करा चुके। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना देती हूँ कि एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लड़ने के लेने के लिए सोच रखी, क्योंकि जो आज विपक्षी आवाज उठा रहे हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि महिलाओं को नीति निर्धारण जो संस्था है वहां पे उनका अस्तित्व हो, उनकी भागीदारी हो और वो समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। तो आज उनको बोलने का कोई हक नहीं है। निश्चित रूप से विशेष जो सत्र बुलाया गया है उसमें सारे बिंदुओं पे चर्चा होगी और उसको धरातल में आने वाले लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। अभी प्रेस वार्ता हुआ, आप सभी बंधु उपस्थित थे। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो रहा है, इससे महिलाएं सशक्त होंगी। लोकसभा और विधानसभा में जो 33% का आरक्षण मिला है, इससे सारी महिलाएं बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कर रही हैं। आने वाले समय में सभी महिलाएं कई प्रोग्राम करने जा रही हैं, जो प्रेस वार्ता के माध्यम से आपने सुना। और ये सिर्फ आरक्षण वाला ही मामला नहीं है, बल्कि जब महिलाओं को एक अवसर मिलता है, उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, तो निश्चित रूप से वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। और जब उनको ये अवसर मिलेगा तो इस हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे इस भारत के लिए भी वो सशक्त होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी। 2047 तक जो विकसित भारत की संकल्पना है उसमें भी महिलाओं का बड़ा योगदान रहेगा। बिलासपुर सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मस्तूरी गोलीकांड के मुख्य आरोपी विश्वजीत अनंत का जेल के अंदर से बनाया गया रील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपने साथियों के साथ गाने पर रील बनाते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो जेल परिसर में ही शूट किया गया है। इसके सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच की बात कही।
बिलासपुर में वर्दी की मर्यादा को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मस्तूरी में पदस्थ एक आरक्षक की वर्दी में पत्नी के साथ बनाया गया इंस्टाग्राम रील वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही इसी तरह के मामले में एक आरक्षक को वर्दी में डांस रील बनाने पर एसएसपी ने लाइन अटैच किया था। नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे वर्दी की गरिमा के खिलाफ बता रहे हैं तो कुछ इसे सामान्य सोशल मीडिया गतिविधि मान रहे हैं। पुलिस विभाग ने साफ किया है कि वर्दी की मर्यादा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।